नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका 9 नवंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है द यूएस वोट इज अबाउट बिल्डिंग बैक बेटर। यहां पे देखिए बताया क्या जा रहा है। जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं। अब एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स पकड़ा है यहाँ पे ऑथर ने। ऑथर बोल रहा है कि 74 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ 40 लाख लोगों ने जो बाइडेन के लिए वोट किया और डोनाल्ड ट्रंप को मिले 71 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ 10 लाख वोट। तो अब देखिए, बाइडेन है लगभग 7 करोड़ 40 लाख पे, डोनाल्ड ट्रंप है लगभग 7 करोड़ 10 लाख पे। बहुत ज्यादा पीछे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से। वो अलग बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इतने वोट खींच पाए हैं, इससे जो बाइडेन को कुछ सबक सीखना चाहिए। इस सबक की बात की गई इस आर्टिकल में, ये मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन अमेरिकास इलेक्शन कस्टोडियन। देखिए, इस आर्टिकल को लिखा है नवीन बी चावला जी ने और ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के। इनका बस एक बात बोलनी है कि देखिए, जब इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो एक बॉडी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन एट द सेम टाइम जब यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां का फेडरल इलेक्शन कमीशन ज्यादा न्यूज में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बोले हैं नवीन बी चावला जी ने। इन पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है वॉक द टॉक। देखिए, अभी रिसेंटली एक वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड हुआ है, जहां पे मोदी जी ने इस राउंड को एड्रेस किया और दुनिया भर के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको बोला कि आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, डेमोक्रेसी मिलेगी, मार्केट मिलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, आप आइए इंडिया में और इन्वेस्ट करिए। लेकिन एट द सेम टाइम ऑथर ये बोल रहा है कि मोदी जी इन्वेस्टर्स तो बुला रहे हैं, बट क्या मोदी जी ने अपने रेगुलेटरी क्लाइमेट को इतना अच्छा कर रखा है कि इन्वेस्टर्स इंडिया में आए। इसके रिस्पेक्ट में 2-3 पॉइंट्स बोल रखे हैं और बता रखा है कि कैसा जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है, वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो इसके 2-3 पॉइंट्स देखेंगे। और फिर कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। इस आर्टिकल को लिखा है जयराम रमेश जी ने। जयराम रमेश जी को किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, राज्यसभा में काफी वेल नोन पॉलिटिशियन है और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका बोलना क्या है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जी ग्रॉस नहीं ग्रीन होना चाहिए। और इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए, इस पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट्स हम लोग इन वन फॉर्म और द अदर इन पॉइंट्स को डिस्कस करते रहते हैं। बट चलिए, यहाँ पे एक रिवीजन सा हो जाएगा, तो ये आर्टिकल भी देखूंगा। बाकी इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। डिफेंडिंग डिफरेंसेस जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल आता है, कुछ भी खास है नहीं आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, ये आर्टिकल स्ट्रेटेजिक कंफर्ट विद मालदीव्स इंडिया, मालदीव्स के कुछ स्पेसिफिक जो एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो अभी के लिए मैं इस आर्टिकल को भी स्किप कर रहा हूं। तो इतने आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे द यूएस वोट इज अबाउट बिल्डिंग बैक बेटर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डॉट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए क्या लिखा है। देयर इज वन गवर्नेंस लेसन फॉर टीम बाइडेन हैरिस टू नॉट अंडर एस्टिमेट द सी ऑफ डिसग्रंटल्ड मिडिल अमेरिका। कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो इलेक्शंस हुए हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इनके वन ऑफ द हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट है। जो बाइडेन के लिए को मिले 74 मिलियन वोट्स और ट्रंप साहब को मिले 71 मिलियन वोट्स। सिर्फ 3 मिलियन का फर्क है, यानी कि 30 लाख वोटों का फर्क है और इससे बाइडेन जीत गए। अभी जब वोट 15 करोड़ के लगभग पड़े हैं, उसमें से 30 लाख की मेजॉरिटी से जीते हैं बाइडेन, तो उनकी मेजॉरिटी और उनकी जो जीत है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। कहीं ना कहीं इफेक्ट कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस का भी है। कहीं ना कहीं कमला हैरिस जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, जो ब्लैक कम्युनिटी के वोट्स हैं, वो खींच के अपनी तरफ लेके आई हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस की हिस्ट्री में एक वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है एंड अ वुमेन ऑफ कलर वाइस प्रेसिडेंट बनी है। मतलब कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। इनको आप एशियन अमेरिकन नहीं बोल सकती, क्योंकि इनकी माता जी एशिया मतलब इंडिया से थी और इनको इंडियन ओरिजिन भी इसलिए बोला जाता है, और इनके जो फादर थे वो अफ्रीका से थे, इसलिए इनको अफ्रीकन अमेरिकन भी बोला जाता है। अब ये देखिए, रिपब्लिकन साइड से अगर आप ट्रंप साहब की बात करो, तो ये पहले यूएस प्रेसिडेंट है सिंस 1992 और तीसरे इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक री इलेक्शन बिड को हार गए। मतलब कि पहले ज्यादातर जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उन्होंने लगातार 2 टर्म एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक मतलब प्रेसिडेंसी टर्म के बाद ही हार चुके हैं। अब आगे बात करते हैं।
ये जो 2020 के इलेक्शंस हैं यूएसए के, बहुत फियर्स माने गए, जबरदस्त माने गए, वन ऑफ द फियर्सेस्ट एवर डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। बहुत ही जबरदस्त तरीके की कैंपेनिंग हुई है, जो बातचीत हुई है पब्लिक डोमेन में, जो जिनको बोला था प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ट्रंप और बाइडेन के बीच में। भैया सीधे सीधे एसर्बिक बातचीत थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रहे थे, मतलब जबरदस्त लेवल पे इस इलेक्शन को कंडक्ट किया गया है। और यहां पे आप देखिए जो अमेरिकन सोसाइटी है वो बहुत हद तक डिवाइडेड और पोलराइज नजर आ रही है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप पे कितने भी प्रकार के इल्जाम लगाए जाएं, उन्होंने वुमेन के प्रति डिमीनिंग स्टेटमेंट्स दिए, उल्टी सीधी बातें बोली, अपनी माइनॉरिटीज ब्लैक कम्युनिटी के अगेंस्ट उन्होंने डिविजिव स्टेटमेंट्स दिए, जो कुछ भी उन्होंने किया, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, ऑलमोस्ट 7 करोड़ 10 लाख वोट मिले उनको। जब एक पर्सन इतनी गलत चीजें कर रहा है तो उसको इतने ज्यादा वोट कैसे मिल सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सपोर्ट है। तो भले ही उनकी पॉलिसीज कितनी भी बेकार हो, कितनी भी नेटिविज्म को प्रमोट करने वाली बोली जाए, कितनी भी लेस वेलकमिंग हो, डब्ल्यूएचओ से वापस खींच लेना, ठीक है, इसराइल को ज्यादा सपोर्ट देना, कोई भी उनकी ये पॉलिसी हो, भले ही ओवरऑल दुनिया भर में उनकी पॉलिसी को पसंद ना किया जा रहा हो, तभी 7 करोड़ 10 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है। मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ भी मिस्टर ट्रंप कर रहे थे वो लोगों को पसंद आ रहा था। अब देखिए ट्रंप ने क्या क्या कंट्रोवर्शियल चीजें कही हैं अपनी शुरुआत से। 2016 में जब ये पूरी प्रेसिडेंशियल रेस चल रही थी, एक तरफ हिलरी क्लिंटन जी थी जो कि डेमोक्रेट थी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे जो कि रिपब्लिकन थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सीधे सीधे अपना जो रेटोरिक शुरू किया वो किससे शुरू किया? मिस्टर ओबामा से। मिस्टर ओबामा से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पहले आप प्रूव करो कि आप एक मुस्लिम नहीं हो केनिया से। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ओबामा को बोल दिया कि यू आर अ मुस्लिम फ्रॉम केनिया, यू आर नॉट फिट फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इस तरीके की बातें। फिर भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि उन्होंने मुस्लिम्स की एंट्री को बैन करने की बात की कुछ सर्टेन कंट्रीज से। ये शुरुआत में रहा होगा, अगर आप शुरू से ही न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो जो मुस्लिम्स की एंट्री है यूएसए में कुछ कंट्री से बंद करवा दी। फिर उन्होंने बोला कि यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे हम लोग एक वॉल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिको से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में घुस आते हैं जो कि यूएस के लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो सीधे सीधे क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने? हम एक वॉल बना देंगे। फिर भाई जुडिशरी को रीशेप करने की बात की गई। देखिए अमेरिकन जुडिशरी की जो बात होती है ना दोस्तों, वहां पे लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव की बहस है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अमेरिकन जुडिशरी थी वो लिबरल से डोमिनेटेड थी। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं अमेरिकन जुडिशरी में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि उनकी जुडिशरी में अगर कंजर्वेटिव एलिमेंट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेंगे तो होगा ये कि जुडिशरी के जजमेंट में भी कंजर्वेटिव अप्रोच दिखेगी, और ये कंजर्वेटिव अप्रोच वुमेन्स राइट्स के अगेंस्ट होगी, माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट होगी, ऐसा बहुत से एक्सपर्ट्स का बोलना है। फिर अफोर्डेबल केयर एक्ट। अफोर्डेबल केयर एक्ट एक ऐसा एक्ट है दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज यूएस के लोगों को देने की बात कर रहा है। अभी के लिए अगर आप यूएस का हेल्थ सिस्टम देखोगे, हर चीज इतनी महंगी है ना, हेल्थ के फील्ड में इतना जबरदस्त लेवल पे प्राइवेटाइज कर रखा है ना, एक आदमी तो बिक जाए लेकिन वो अपना इलाज ना करा पाए। यूएसए का हेल्थ सिस्टम इतना महंगा है। ये अफोर्डेबल केयर एक्ट जो कि मिस्टर ओबामा लेके आए थे, कहीं ना कहीं इसने चीजों को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन इसको भी हटा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कॉर्पोरेट टैक्सेस को कट किया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को छोड़ दिया, चाइना को पनिश करने की बात की करेंसी मैनिपुलेशन पे। वो ट्रेड डील्स जो कि यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है बट पूरी दुनिया के नेशनल इंटरेस्ट में थी, उनको रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इस्लामिक स्टेट पे बॉम्बिंग करी, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाई, इन्होंने बोला हम अपने ट्रूप्स को वापस लेके आएंगे, ये अफगानिस्तान में जो बवाल हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जुडिशरी को ये रीशेप करने की बात, इलीगल माइग्रेंट्स को हम यूएसए से निकाल के बाहर फेंकेंगे। अभी जब ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने बोली ना, ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से ये सब बातें गलत लग सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका था जो कि इन सारी बातों पे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि बाहर के लोग आ रहे हैं और उनसे उनकी नौकरियों को छीन रहे हैं। कहीं ना कहीं जॉब्स को ऑफशोर भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो अपर क्लासेस थी ये टैक्स ब्रेक मांग रहे थे, क्योंकि जब अपर क्लासेस पे आप ज्यादा टैक्स लगाओगे सरकार के पास ज्यादा टैक्स आएगा और वो टैक्स का पैसा सरकार अलग अलग जगहों पे खत्म करेगी। उस टैक्स को भी कट किया है। कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस क्लास को डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट दिया और अपने लोगों को सीधे सीधे सपोर्ट दिया ये बोल के कि अमेरिका की जॉब्स अमेरिकन के लिए हैं ना कि बाहर के लिए। मतलब कि
व्हाइट सुप्रीमेसी वाली फीलिंग को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने बढ़ाने की कोशिश की और माइनॉरिटीज के प्रति एक डीप हेट्रेड लेके आए। माइनॉरिटीज चाहे अफ्रीकन अमेरिकन हो, चाहे मुस्लिम्स हो, और चाहे वो लोग हो जो बाहर से यूएस में काम करने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को ये सारी पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रम्प की ऑब्जेक्शनेबल लग सकती हैं, लेकिन वो कुछ लोग हायर मतलब दिमाग वाले, एक लेवल वाले, जो कि ओवरऑल ग्लोबल पीस में भरोसा करते हैं, उस टाइप के लोग हैं, वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं दोस्तों, वो पहले अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, और अपने इंटरेस्ट को देखने वाले अमेरिकन बहुत ज्यादा हैं। आज की डेट में अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो अमेरिकन चाहते हैं कि अमेरिका की जॉब अमेरिकन के पास रहे। उनका भी तो खून जलता होगा जब वो देखते होंगे कि इंडियन चाइनीज बाहर से आके उनकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ओके, और इन सारे पॉइंट्स को उठा के डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए थे नवंबर 2016 के। इनफैक्ट जो ये नवंबर 2016 वाला इलेक्शन हुआ था ना, बहुत ही अजीब था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन उस समय की, और ये आपके डोनाल्ड ट्रंप, भैया आपस में ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो माइनॉरिटीज के प्रति डिमीनिंग स्टेटमेंट्स बोले ही बोले, इनफैक्ट वुमेन के प्रति भी डिमीनिंग स्टेटमेंट्स बोले। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यू पॉइंट था वो बहुत गलत था, बहुत अनएथिकल था, लेकिन फिर भी वो जीत गए। और अभी भी भले ही वो हार गए 71 मिलियन वोट से, लेकिन ऑलमोस्ट वो पहुंच गए हैं किसके पास? जो बाइडेन के पास। यानी कहीं ना कहीं ये जो 74 और 71 मिलियन ना होके 76 और 75 मिलियन होता तो शायद जुडिशरी में बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता, लेकिन यहाँ पे कंसीडरेबल लीड आ गई है जो बाइडेन के पास। जो बाइडेन के पास 74 मिलियन है और डोनाल्ड ट्रंप के पास 71 मिलियन, तो 30 लाख वोट्स की लीड है। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी भी शायद अब डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं कर पाएगी। फिर और क्या क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेन्योर में? भैया 3 जस्टिस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं तीनों के तीनों कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के, लिबरल आइडियोलॉजी के लिए ही है। पहले कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लिबरल्स बहुत कम हो गए हैं और कंजर्वेटिव जजेस बहुत ज्यादा हो गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंजर्वेटिव जस्टिसेस जो जजेस हैं उनकी सोच भी कंजर्वेटिव होती है, जिसके चलते अमेरिका के लोगों के जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं वो थ्रेट में आ सकते हैं, जैसे वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ये सब थ्रेट में आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू बिना कांग्रेस का रेटिफिकेशन लिए, कांग्रेस मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट, ट्रंप साहब ने इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर भी कुछ रोक टोक लगाई है। यानी बाहर से लोग यूएसए में जाके काम कर सकें, ये चीज अब बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है। ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग धीमे हो गई है। स्किल्ड वीजा जो इश्यूज करने वाला वो था, उसको धीमे कर दिया गया। कहीं ना कहीं नेटिविज्म की अप्रोच, अमेरिका की जॉब अमेरिका के लोगों के पास, बाहर वाले बहुत लिमिटेड तौर पे अमेरिका के अंदर घुस के जॉब कर सकते हैं। अब ये सब जो बातें हैं ना कहीं क्लियरली अमेरिका के लोगों को पसंद आ रही हैं। आगे बात की जाए फॉरेन पॉलिसी के रीम में क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो भैया उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म को कर दिया रिजेक्ट, और वो आ गया बायलैटरलिज्म और आइसोलेशनिज्म। जैसे कि लीडर टू लीडर अप्रोच करते हैं ना हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वैसे ट्रंप की भी लीडर टू लीडर अप्रोच हो गई। तो नरेंद्र मोदी साहब को अपना दोस्त मानना, तो मल्टीलैटरलिज्म को छोड़ के बहुत सारी कंट्रीज की एक ग्रुपिंग बना के उसको लीडर बनना छोड़ के इन्होंने बायलैटरलिज्म या फिर अलग रह के काम करने वाली चीजों को देखा है। तो कहीं ना कहीं यूरोप की जो कंट्रीज है जैसे कि जर्मनी, यूके, उनके लीडर्स के खिलाफ भी ऐसा कुछ काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनको पसंद नहीं आया। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को छोड़ दिया। ईरान का न्यूक्लियर एग्रीमेंट, चूंकि इतनी मुश्किल से बैरक ओबामा ने दौड़ दौड़ के साइन किया तो उसको 2 सेकंड में रिजेक्ट करवा दिया। आईएनएफ ट्रीटी जो कि रशिया के साथ थी उसको रिजेक्ट करा दिया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप खत्म कर दी। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे और यूएन ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूएचओ, इनकी फंडिंग बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग डोनाल्ड ट्रंप से दुखी हैं। बट भले ये सब लोग डोनाल्ड ट्रंप से दुखी हैं, जो बाइडेन और कमाला हैरिस को एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठानी होगी कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जो कुछ भी उनका नेटिविज्म ड्रिवन एजेंडा था, उनको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भैया दूसरी साइड को इग्नोर मत करो। तुमको 74 मिलियन वोट्स मिले हैं, लेकिन ये जो 71 मिलियन है ना, इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये 71 मिलियन फिर से प्ले में आएंगे जब होंगे अगली बार यूएसए के इलेक्शंस, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, और शायद ये लोग इग्नोर करेंगे भी नहीं, तो आप सेफली अब ये एज्यूम कर सकते हो कि आगे आने वाले समय में इमिग्रेशन पे थोड़े स्क्रू टाइट रहेंगे ही रहेंगे। मतलब उस हिसाब से इमिग्रेशन नहीं ओपन किया जाएगा जैसे पहले ओपन किया जाता था। टूरिस्ट वीजा पे आपको जाना है तो आप जाओ, मतलब 20 दिन, 1-1.5 महीना, 3 महीना घूम के आ गया अमेरिका से। लेकिन नौकरी करना जाना अब डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा अमेरिका में, और बहुत सी और चीजें मुश्किल होने वाली हो, समय समय के साथ पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं। वैसे तो
अमेरिका के इलेक्शन से ही चीजें डोमिनेटेड हैं। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन अमेरिकास इलेक्शन कस्टोडियन। नवीन चावला जी ने इस आर्टिकल को लिखा है और इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं पहले वो इंडिया के, तो कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बोला कि यूएस का जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है ना, इसकी जो ताकत है, इसका जो मैंडेट है, वो इंडिया से बहुत कम है। इंडिया के आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करिए तो उसके पास बहुत ताकत है। आर्टिकल 326 देखिए जाके, 324 देखिए जाके, यूए इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है जबरदस्त ताकतवर है। लेकिन जब आप बात करते हो यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल इलेक्शन कमीशन की, उसका जो मैंडेट है बहुत कम है, नैरो है। पहली बात तो ये जो फेडरल इलेक्शन कमीशन बना है, ये बना है 1975 में, और इसको एक स्पेशल मैंडेट दिया गया कि ये कैंपेन फाइनेंस इशू को देखेगा, मतलब पैसा किस हिसाब से खत्म किया जा रहा है अमेरिकन इलेक्शंस में, इस चीज को ऊपर ही बात करेगा। तो एज अ वॉच डॉग फेडरल इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इट इज मेंट टू डिस्क्लोज कैंपेन फाइनेंस इंफॉर्मेशन, टू इन्फोर्स लॉ रिगार्डिंग कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड टू ओवरसी पब्लिक फंडिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये काम है किसका? अमेरिका के इलेक्शन कमीशन का। लेकिन अब भाई अगर आप अमेरिका के इलेक्शन कमीशंस के और डोमेन के बारे में बात करें तो देखिए यहां पे क्या क्या बोला जा रहा है। जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है यूएसए का, उसमें 6 कमिश्नर्स हैं, लेकिन और ये जो 6 कमिश्नर्स की पोस्ट है, इसमें इक्वली शेयर होगा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का, यानी 6 कमिश्नर्स में 3 डेमोक्रेट्स होंगे और 3 रिपब्लिकन्स होंगे। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है इसको कंफर्म कौन करेगा? सेनेट करेगा। लेकिन बात यह है कि जब अमेरिका में इतने इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं, इस 6 में से वैकेंसीज हैं, मतलब ये पूरा का पूरा जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है वो पूरा ही नहीं है, दे हैव वैकेंसीज। और प्रॉपर तरीके से पिछले साल ये काम नहीं कर पाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें से रिजाइन कर दिया। अभी बात दोस्तों ये है कि अगर आप इस साल की बात करो मई टू जुलाई की, देखिए with the result that barring a brief 2 months from May to July this year, the Commission has effectively passed no orders at all since अगस्त 2019। यानी कि इस साल के मई से जुलाई महीने को छोड़ दो तो पिछले अगस्त 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक, मई टू जुलाई वाला मंथ अगर आप छोड़ दो, इस फेडरल इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रॉपर ऑर्डर इशू ही नहीं किया है। हमारे यहां पे अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करिए, रेगुलरली इतना प्रोएक्टिव। अभी देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो मिस्टर गहलोत थे, उनको बोल दिया गया कि भाई आप स्टार कैंपेनर नहीं हो। सॉरी, मिस्टर गहलोत नहीं, मिस्टर कमलनाथ, जो कि पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे कहने मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा एक्टिव है। और एट द सेम टाइम अगर आप यूएस के फेडरल इलेक्शन कमीशन की बात कर लीजिए तो पिछले 1 साल में, इनफैक्ट 1 साल से ज्यादा में 2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो कोई खास ऑर्डर इशू किए ही नहीं है। और कहीं ना कहीं इनका लैक ऑफ कोरम रहता है। काम करने के लिए कम से कम 4 मेंबर्स चाहिए। 100 की तादाद में फेडरल इलेक्शन कमीशन के सामने जो मैटर्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन फेडरल इलेक्शन कमीशन में वैकेंसीज ही नहीं है, वो चीजों को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर नवीन चावला जी बता रहे हैं कि जब ये इलेक्शन कमिश्नर थे तो इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी इन्होंने एक विजिट करी वॉशिंगटन डीसी में फेडरल इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर में, और वहां पे जब देखा तो इन्होंने देखा 6 में से केवल 2 ही लोग बैठे हैं पोस्ट में, एक डेमोक्रेट का है और एक रिपब्लिकन का है। और कहीं ना वहां पे जो डिसीजन मेकिंग थी वो पार्टीसन लाइंस पे थी। मतलब कि भले ही इंडिया को आप पार्टीशन बोल दीजिए, इंडिया को आप बोल दीजिए कि नहीं भाई ये धर्म के आधार पे बटा है, जाति के आधार पर, पता है यूएसए में भी बहुत अंडर करंट ऑफ टेंशन था। मतलब वहां पे भी जो इलेक्शन कमीशन जैसी पोस्ट पे लोग बैठे हैं ना, वो पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं है, पार्टीशन लाइंस पे काम कर रहे हैं। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। और खास बात दोस्तों ये है कि इंडिया में एक चीज तो क्लियर है कि मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में नॉर्मल कर कोई भी इंटरफेरेंस होती नहीं है। और अगर इलेक्शन में कुछ गड़बड़ है तो इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जुडिशरी का रोल आता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की हिस्ट्री में आप देखिए कि भाई इलेक्शन के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का रोल आ सकता है। मतलब फेडरल इलेक्शन कमीशन के पास ताकत इतनी कम है कि इलेक्शन हो ही रहा है तो भी उसके पास पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने क्लियर कट बोल दिया कि जब तक इलेक्शन चल रहे हैं तब तक किसकी चलेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चलेगी। एक बार इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद जुडिशरी के पास आप जाके बोल सकते हो कि भाई इलेक्शन में कुछ फ्रॉड हो गया है, प्लीज इसको सही करिए। और उस इन्वेस्टिगेशन में भी जुडिशरी बात किससे करेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। क्योंकि इंडिया में अगर बीच में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम को अगर आपने रोक दिया और जुडिशरी को प्ले में ले आए तो इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत लंबे समय के लिए रुक जाएंगे और फिर उन इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने बहुत अच्छी की कि भैया जब तक इलेक्शन चल रहा है तब तक बाहर
ये जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक इलेक्शंस आर ऑन गोइंग। केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन सर्वे सर्वा है और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए, यूएस के सिस्टम से हम सीख क्या सकते हैं? यूएस के सिस्टम से हम एक चीज सीख सकते हैं जो कि है पोस्टल बैलेटिंग, यानी कि पोस्ट के थ्रू वोट डालना। 2016 के यूएस इलेक्शंस में लगभग 25% वोट पोस्टल बैलेट से पड़े थे। इस साल 2020 में कितने पड़े हैं ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इंडिया में जो पोस्टल बैलेट्स है ना, वो बहुत लिमिटेड है। सो ज्यादातर जो गवर्नमेंट स्टाफ है जो कि इलेक्शन ड्यूटी पे, पुलिस के लोग, आर्म्ड फोर्सेस के लोग, जो कि कोई सियाचिन में पोस्टेड है, कोई कहीं पोस्टेड है, वो लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। अब बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला है। अब हमारे यहाँ अगर इलेक्शन होता है तो पोस्टल बैलेट्स को लेके आना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार पोस्टल बैलेट्स के थ्रू देना चाहिए और अर्ली देना चाहिए। इंडिया में होता यह है कि तो मैं बता रहा था, इंडिया में जो इलेक्शन विंडो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। इलेक्शन विंडो खुली, उतने में ही आपने इलेक्शन डाला और खत्म हो गया। अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में अर्ली वोटिंग है। कहीं ना कहीं इंडिया में भी अर्ली वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि होता यह है कि भले ही हमारी इंडियन आर्मी के जवानों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग डालने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जब तक वो बैलेट्स इंडिया आर्मी के जवानों के पास पहुंचेंगे, इंडिया आर्मी के जवान अपना वोट डालेंगे, फिर वो वोट सेंट्रल पोस्ट बास तक पहुंचेगा जिसको बोला जाता है 56 एपीओ, फिर वो फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचेगा और फिर उनकी वोटिंग की काउंटिंग होगी। तब तक वो विंडो बंद हो चुकी होगी जिसमें पोलिंग होती है। हमारे यहाँ जब पोलिंग होती है ना दोस्तों, एक पर्टिकुलर विंडो होती है 2 से 3 दिन की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि इस विंडो में आप पोलिंग बूथ पे जाइए और वोट डालिए, और इसी विंडो में हमारे उन जवानों को भी वोट देना जो कि सियाचिन और दूसरी जगह पे पोस्टेड है, अंडमान में पोस्टेड है। तो कहीं ना कहीं अर्ली वोटिंग लेके आइए, पोस्टल बैलोटिंग लेके आइए। जैसे कि इस बार के यूएस के इलेक्शंस में, यूएस इलेक्शन मतलब 3 नवंबर से महीनों पहले ही बहुत सारे लोगों ने पोस्टल बैलेट्स के थ्रू अपने वोट डाल दिए। कुछ ऐसा ही इंडिया में भी होना चाहिए कि भाई पहले आप ज्यादा समय दीजिए वोट डालने का और पोस्टल बैलेट ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि लोग पहले ही अपने वोट डाल के इलेक्शन कमीशन के पास सही समय पर पहुंचा दे और फिर इलेक्शन कमीशन वोटों की काउंटिंग करके रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दे। तो ये बातें बोली गई, यहां पे बस यही बताया गया है कि कैसे इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है और यूएस का इलेक्शन कमीशन है, उनकी ताकत में क्या फर्क है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन यूएस का इलेक्शन कमीशन से ज्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं वॉक द टॉक। इंडिया मस्ट एंश्योर रेगुलेटरी सर्टेनिटी व्हाइल सीकिंग टू वू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। यहां पे क्या बताया जा रहा है, रिसेंटली मोदी साहब ने एक वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल को इंट्रोड्यूस किया। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दुनिया भर के वहां पे थे। मोदी जी ने बताया कि इंडिया इज एन आइडियल डेस्टिनेशन। आप इंडिया में आइए, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सस्टेनेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, और हम लोग ग्रीन इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, बहुत सारे और पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स हैं, आप चाहो तो उसमें भी पैसा डाल सकते हो और आपको लॉन्ग टर्म सेफेस्ट रिटर्न मिलेगा। अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोल दी। आरबीआई की कुछ रिपोर्ट्स को भी मोदी जी ने यहाँ पे कोट किया। अब बात यह है कि भले ही आप बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट बुला रहे हो, बट कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया की इकोनॉमी को देख रहे हैं। इंडिया में इस समय पे फंड्स कम है, अपने डेफिसिट को, हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोरोना पैंडेमिक का एक बहुत मेजर रोल है, बट फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ब्रॉडर क्राइसिस चल रही है चाइना के साथ अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एक लिमिट से ज्यादा लग गए तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी सप्लाई चेन चाइना में, तो चाइना और इंडिया में अगर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स बंद हुआ तो उसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में नहीं आएंगे। एक हेल्थ क्राइसिस आ रखी है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, टैक्स कलेक्शंस कम हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। तब यहां पे मिस्टर मोदी जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, जिन स्टेटमेंट्स में फ्लॉ बता रहा है ऑथर। मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए, इंडिया में जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो पैंडेमिक के बाद बहुत तगड़े तरीके से वापस आ रहे हैं। मोदी जी क्या बोलते हैं कि 13% इंक्रीज हुआ है एफडीआई में पहले 5 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। अब देखिए दोस्तों, डाटा को मोल्ड करके दिखा देना ये बहुत आसान है, बट एक्चुअली में वो डाटा क्या है इस चीज को समझना मुश्किल है। पहले 5 महीने ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 13% इंक्रीज हुआ है एफडीआई में, और पहले 5 महीनों में आया कितना है पैसा, $27 बिलियन। लेकिन इस $27 बिलियन का तो दोस्तों जो 3/4 है वो तो केवल एक स्टेक एक्विजिशन है, जियो को पकड़ा है ना फेसबुक ने, जियो इन्फोकॉम के शेयर्स खरीदे फेसबुक ने, उसी से $10 बिलियन सीधा सीधा आ गया। तो मतलब ये जो $27 बिलियन ऑफ एफडीआई इक्विटी आप दिखा रहे हो, उसमें तो ज्यादातर स्टेक परचेजेस है। स्टेक परचेज मतलब मैंने आपको पहले बताया, एफडीआई 2 प्रकार से आती है। एक कंपनी इंडिया में आई, उसने इंडिया में पैसा डाला और इंडिया में एक नई इंडस्ट्री बनाई गई, उस नई इंडस्ट्री ने नए सिरे से काम किया, नई टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आई, नए लोगों को जॉब मिली। फेसबुक
ने जियो के स्टेक्स को खरीदा है और जियो तो ऑलरेडी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है, तो इस एफडीआई से कोई नया एम्प्लॉयमेंट इंडिया में अंदर आने वाला नहीं है। वो तो जियो ने अपने डेब्ट्स को क्लियर कर लिया और फेसबुक को ओनरशिप दे दी जियो में, बट इसका मतलब ये तो है ना कि कोई नई जॉब बनी या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कुछ नहीं बना। तो ये जो एफडीआई आई है $27 बिलियन में, जो 75% एफडीआई स्टेक सेल से है, मतलब ये आपके फेसबुक ने जियो के शेयर्स खरीद लिए, बाकी कुछ और कंट्रीज ने कुछ और कंपनीज के शेयर खरीद लिए। शेयर खरीद लेना एक्चुअल एफडीआई नहीं है, हालांकि वो आता टेक्निकली एफडीआई की कैटेगरी में, बट एफडीआई को डेवलपमेंट के साथ आप तब जोड़ोगे जब नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वेस्टमेंट, नई इंडस्ट्री सेटअप हो ताकि नए लोगों को नौकरी मिले। वो नहीं हो रहा है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वेस्टर्स को यह भी बताना पड़ेगा कि भाई पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा। पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप मतलब अभी वोडाफोन टैक्स इशू के बारे में पता होगा, वोडाफोन के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिए थे सरकार ने, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, और इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने इन टैक्सेस को हटा दिया और वोडाफोन के फेवर में रूलिंग दी है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वोडाफोन की जो रूलिंग है इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी या इसके खिलाफ एक और केस दायर करेगी, ये अभी भी नहीं पता है। दूसरी बात, पिछले ही हफ्ते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डिनेंस लेके आई है जो कि आर्बिट्रेशन लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करती है। कभी ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होता है बड़ा खतरनाक होता है। मान लीजिए कोई लॉ बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट और चल रहा है साल 2008 में इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट किसी एक कंपनी ने पढ़ के अपने अकाउंट्स को इस हिसाब से बना लिया, क्योंकि कंपनी तो उस समय के एक्ट के हिसाब से अपने अकाउंट्स बना रही है। 2016 में हमारी सरकार इनकम टैक्स एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करती है और बोलती है कि 2008 में भी यही था। तो वो जो कंपनी है वो तो बोलेगी ना कि भैया हमने तो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2008 वाला पढ़ा था और उसके हिसाब से हमने अपने अकाउंट्स बनवाए। आप 2016 में लॉ बदल के मुझसे बोलोगे कि 2008 के आपके जो अकाउंट है वो इस लॉ के हिसाब से होंगे, तो ये तो गलत है ना। फिर हम क्यों आके आपके देश में धंधा करें, अपना बिजनेस खोलें। तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स किए जाते हैं हमारी सरकार के द्वारा टैक्स लॉ में विद इफेक्ट फ्रॉम बैक, जिनका पिछली डेट से इफेक्ट होता है, ये बड़े डेंजरस होते हैं, जिसके चलते जो बाहर के ऑनलाइन एंटरप्राइजेस, जो बाहर के बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं वो इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। तो रूल सिंपल है, सिंपल ये है कि मोदी जी अगर इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं तो उनको वॉक द टॉक करना पड़ेगा, यानी कि जो वो इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, इन्वेस्ट करिए, हम आपको ये देंगे, वो आपको देना पड़ेगा। और ये जो आर्बिट्रेशन लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करना, ये वोडाफोन डिस्प्यूट का अब तक इन्होंने जो एक्सेप्ट नहीं किया है, ये सब चीजें बहुत नेगेटिव सिग्नल की तरह जाती हैं। आखिरी आर्टिकल चलते हैं, कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। क्या बोल रहे हैं जयराम रमेश साहब? इन दिस पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड वी शुड मेक एफर्ट्स टू इंश्योर दैट जी इन जीडीपी इज नॉट ग्रॉस बट ग्रीन। देखिए, आपने कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा सुना होगा, बीसीई और सीई सुना होगा, बीसीई और सीई। ये जो सीई होता है दोस्तों, कॉमन एरा, इसको एडी भी बोलते हैं, एंनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, अभी हम कहां चल रहे हैं? 2020 एडी। और 1 एडी से पहले चले जाइए तो हम चले जाते हैं बीसीई में। तो बीसीई था बिफोर कॉमन एरा और सीई था कॉमन एरा। अब रमेश साहब क्या बोल रहे हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है वो बदल गया है, बीसीई हो गया बिफोर कोविड एरा और सीई हो गया है कोविड-19 एपिडेमिक एरा। कहीं ना कहीं कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को बदल के रख दिया है। ये जो कोविड-19 है, दिस इज अनडाउटेडली अ पब्लिक हेल्थ कैटास्ट्रॉफ, और कहीं ना कहीं अब हमारी पब्लिक हेल्थ में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें हमको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये कि इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रही है। पैंडेमिक की बात की जाए तो पैंडेमिक ने फंडामेंटल इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम को हमें समझाया। कहीं ना कहीं हमारी जो इकोलॉजी है उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके चलते कोविड-19 जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीजिंग ह्यूमन इनकर्जन्स इनटू द नेचुरल वर्ल्ड, इन सब ने आउटब्रेक और एपिडेमिक डिजीज को बढ़ाया। ये बात बिल्कुल सही है, हालांकि ये रिपीटेड पॉइंट्स है, बट दिस इज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड-19 के बाद जो लोग बीमार हुए उनके लिए हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, ये अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है, इसको अलग तरीके से देखना है। और एट द सेम टाइम कोविड-19 आया क्यों? ये जो इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम है, जो हमारी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, इसको अरेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एपिडेमिक डिजीज का फैलाव कम हो। उसके बाद चलो मान लो कोविड-19 फैल गया, उसके बाद ये चीज क्लियर कट पता चल रही है कि कोविड-19 के फैलाव को अगर आप एयर पॉल्यूशन के साथ जोड़ दो तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो जाती है। एयर पॉल्यूशन और कोविड-19 का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी डेडली। अगर आप बात करो पब्लिक हेल्थ साइंस की, दूसरा एनवायरमेंटल साइंस की, ये एक ही कॉइंस के दो पहलू हैं।
एक तरफ पब्लिक हेल्थ साइंस है, एक तरफ एनवायरमेंटल साइंस है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो अगर आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो एक लिमिट से ज्यादा, तो पब्लिक हेल्थ आप एक लिमिट से ज्यादा एट द सेम टाइम सही नहीं कर पाओगे। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, केमिकल कंटामिनेशन, डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट जनरेशन एंड एक्यूमुलेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इसने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में मोर्टेलिटी को बढ़ाया, लोगों की मॉर्बिडिटी को बढ़ाया, केवल इंसानों की नहीं जानवरों की भी। तो ये जो हम लोग अभी के लिए मॉडल लेके चल रहे हैं ना कि अभी हम लोग ग्रो करेंगे और बाद में हम लोग रिकुपरेट कर जाएंगे, मतलब अभी ग्रो कर लो, वो चीज लॉन्ग टर्म में चलने वाली नहीं है। तो ट्रेडिशनल ग्रो नाउ पे लेटर मॉडल इज ओनली सस्टेनेबल, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। मतलब ये अनसस्टेनेबल है कि हम अभी ग्रो करेंगे और बाद में पे करेंगे, मतलब अभी इकोनॉमी, ये हमारे इन्वायरमेंट का आप एक्सप्लॉयटेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ और बाद में सब सही हो जाएगा, और बाद में सही नहीं होगा। ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ है, इंटरस्टेलर वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन इंडिया करे भी तो करे क्या? एक तरफ यूएसए, चाइना जैसी कंट्रीज एग्रेसिव लेवल पे इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है, तो इंडिया अगर इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ाएगा तो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रह पाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। फिर बात की जाए कि जब हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी, मतलब सच में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इस बात पे कुछ लोग अगर बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है तो वो गलत बोल रहे हैं। जो फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम इवेंट्स की बढ़ चुकी है, साइक्लोन्स के आने की फ्रीक्वेंसी अलग, इरेटिक रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी, हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है मानसून की, और मानसून की अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि पानी ज्यादा बरसता है तो भी हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। देखिए प्याज की कमी पड़ गई रिसेंटली जो प्याज के दाम 100 किलो से ज्यादा चले गए, तो वो इसीलिए थे क्योंकि जो हमारी फसल कटी थी वो फसल में प्याज आया ही नहीं, ज्यादा प्याज की क्रॉप ही तबाह हो गई पानी की वजह से। तो जब हमारे यहाँ पानी बरस रहा है एक्सेस में, उस बरसते हुए पानी को भी अगर हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसून में इतनी अनसर्टेनिटी कि हम यूज ही नहीं कर पा रहे चीजों को ठीक तरीके से। हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मीन सी जो लेवल है वो बढ़ रहा है। एक रिसेंट रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। यहां पे देखिए क्या बोला गया है, दैट वाइडर डिबेट एंड डिस्कशन की जरूरत है। ये क्या बोलता है कि इट आल्सो पॉइंट्स टू द नीड फॉर मेकिंग अवर फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी इन डिफरेंट एरियाज एंकर्ड इन एन अंडरस्टैंडिंग ऑन द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय कंटिन्यूड एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए यहां पे आप इस तरीके से अपने एग्जाम्स के स्टेटमेंट कोट कर सकते हो। द रिपोर्ट टाइटल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज क्लियरली conveys the necessity of incorporating future science and technology strategy so as to reverse the impact, the debilitating impacts of climate change which have become exacerbated due to continuous emissions of greenhouse gases। अगर इस तरीके का एक दो स्टेटमेंट लिखते हो ना भाई, नंबर मिलेंगे। फिर आगे बात की जाए तो भैया यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं। जयराम रमेश साहब ये बोल रहे हैं कि देखिए एक समय पे जब आप कोई एक टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो हो सकता है उस समय पे आपको ये लगे कि ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर है, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है वही टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन जाए। जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जब ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा था तो ओजोन लेयर के डिप्रेशन के चलते हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशिंग ऑफ ओजोन लेयर। अब बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को आप एलिमिनेट करोगे तो लेके क्या होगे, तो लेके आएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को तो तबाह नहीं कर रहे थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इस मैसिव लेवल की कर रहे थे, मतलब हजारों की ताकत, मतलब CO2 से जो इनका ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी थी बहुत ज्यादा थी। तो भले ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को नहीं तबाह कर रहे थे, बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनका बहुत तगड़ा था, 1000 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे ये भी बोल रहे हैं जयराम रमेश साहब कि इस समय पे अगर आप कोई सॉल्यूशन देखते हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो ओवर अ टर्म ऑफ टाइम 10 से 20 30 साल 40 साल भी इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो कहीं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसा काम ना हो जाए कि आप ओजोन लेयर को कम करने की कोशिश कर रहे हो और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दे रहे हो। फिर भाई एग्जाम्पल्स देखा जाए दुनिया भर में इन्वायरमेंट कैटास्ट्रॉफ को रोकने के लिए सितंबर 2018 में जो अमेरिकन स्टेट है कैलिफोर्निया का, ये दुनिया की 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसने बोला कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी करेंगे और इनका एम था 2045 तक कार्बन न्यूट्रलिटी करेंगे। दिसंबर 2019 में यूरोपियन यूनियन ने भी बोला कि ठीक है भाई, कैलिफोर्निया की तरह हम भी कार्बन न्यूट्रलिटी करेंगे, लेकिन हम 2050 तक करेंगे। सितंबर 2020 में चाइना ने बोल दिया कि हम 2060 तक करेंगे। जापान और साउथ कोरिया ने बोल दिया 2050 तक करेंगे, लेकिन अभी 2020 चल रहा है, तुम 2045 2050 का डाटा बोल रहे हो। कल की डेट में तुम्हारे यहाँ भी कोई घुमा हुआ प्रेसिडेंट आ गया ट्रम्प जैसा, वो बोलेगा कौन सा डाटा, हम तो नहीं मानेंगे। और चाइना जैसी कंट्रीज जिस तरीके के टारगेट्स देती हैं
उन पे तो वैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, खासकर ऐसे टारगेट्स जो जिम्मेदारी को लेके आते हैं। क्योंकि अगर मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल नेशन का खिताब किसी को देना हो तो सबसे ऊपर कौन आएगा? चाइना ही आएगा। इंडिया के लिए जयराम रमेश क्या बोल रहे हैं? इंडिया के लिए जयराम रमेश बोल रहे हैं कि देखिए, हम लोग हर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल डिबेट में क्या बोलते हैं कि हमारा पर कैपिटा एमिशन कम है। ये ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं हमको एक रिस्पॉन्सिबल व्यू पॉइंट दिखाना पड़ेगा, और हम दिखा भी रहे हैं। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ 2015 में, उसमें हमने क्या बोला कि भैया 40% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी से लेके आएंगे, और 2030 तक। और जयराम रमेश साहब बोल रहे हैं कि ये होने वाला है 2030 तक। डेफिनेटली हम लोग की 40% जो कैपेसिटी है वो रेन्यूएबल एनर्जी से आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पे कार्बन न्यूट्रलिटी को समझना पड़ेगा। कार्बन न्यूट्रलिटी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जयराम रमेश जी ने। एक कंट्री जितने कार्बन एमिशंस करती है, और उस कंट्री की जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, जो ग्रीनरी है, वो कितने कार्बन एमिशंस को न्यूट्रलाइज कर देती है, अगर ये दोनों फिगर्स बराबर हो जाते हैं तो एक कंट्री कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। अब इसके लिए पेरिस में दिसंबर 2015 में बहुत सारी कंट्रीज ने बोला कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से कैसे? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, नेचुरल रिसोर्स को ग्रो करो। आर्टिफिशियल तरीके से कैसे? कि भैया आर्टिफिशियल कंटेनर्स में कार्बन डाइऑक्साइड को बंद करके डीप ओशन में डाल दो, या जो क्रेवाइसेस हैं हमारे लैंड में वहां डाल दो, ताकि वो हमेशा के लिए वहां पे पैक हो जाए। तो बहुत तरीके की बातें करी जा रही हैं, बट ये हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये नहीं कह सकते। इंडिया के रिस्पेक्ट में जयराम रमेश साहब बोल रहे हैं कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्दी ही बन जाएंगे, कुछ सालों में। ये तो बनना ही बनना है। कार्बन न्यूट्रलिटी एक ऐसा एम है जिसको हमें लॉन्ग टर्म में पकड़ना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं पकड़ा जा सकता इसको। तो इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, लेकिन कार्बन न्यूट्रलिटी हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चीज इंश्योर नहीं करी जा सकती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से डिसाइड होगा। इसीलिए जब जीडीपी ग्रोथ की बात आती है तो उसमें जी को ग्रॉस मत रखिए, उस जी को ग्रीन रखिए। जी को जब आप ग्रीन रखोगे तो आपके हर प्लानिंग, प्लॉटिंग और मेथोडोलॉजी में आएगा एनवायरनमेंट को सुधारने के तरीके को लेके आना। और इसके लिए मैसिव साइंटिफिक इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोएक्टिव लेवल पर निकाला जा सके हमारे एटमॉस्फेयर से। अब इसके लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करिए, चाहे कुछ और करिए, वो एक अलग बात है। पैसा भी इसमें अच्छा खासा खत्म होने वाला है। तो ये सब बातें जयराम रमेश साहब बोल रहे हैं। इनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, बट किस हद तक हमारी सरकार मानती है? ये खुद सरकार में होते तो खुद किस हद तक मानते, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।